अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोआगुलेशन या जिसे हम क्लॉटिंग भी कहते हैं। कोआगुलेशन की ह्यूमन बॉडी में दो टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है जिसे हम कहते हैं हीमोस्टैसिस, और जो दूसरी टाइप होती है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो जो आज का टॉपिक है इसमें हम हीमोस्टैसिस को डिस्कस करेंगे कि हीमोस्टैसिस किस तरह से स्टार्ट होती है, क्यों स्टार्ट होती है और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हीमोस्टैसिस है इसमें हमारी बॉडी के तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से? जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कोआगुलेशन फैक्टर। तो ये तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी मदद से हीमोस्टैसिस का प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो हीमोस्टैसिस है इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें होता यह है कि जहाँ पे हेमरेज हो रही होती है, यानी कि जहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है और वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उससे पहले जो आर्टीरियोल होते हैं वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उस वेसोकंस्ट्रिक्शन का क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नॉर्मली ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो उससे क्या होगा, उस एरिया जहाँ पे हेमरेज हुआ है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो अब वहाँ पे ब्लड लॉस भी कम होगा, लेकिन वेसोकंस्ट्रिक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स इवेंट स्टार्ट होते हैं। प्लेटलेट्स इवेंट मीन कि जहाँ पे हेमरेज हो गया है, यानी कि जहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज एरिया को फिल करने के लिए अब वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे। अब ये जो प्लेटलेट्स इवेंट होते हैं इनमें तीन स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डैमेज एरिया होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स आके अटैच हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स एडिशन। इसके बाद जो अटैच्ड प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब प्लेटलेट्स आके जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं प्लेटलेट्स इवेंट में। अब ये जो पूरा एक क्लम्प बन जाता है प्लेटलेट्स का, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस। इसके बाद क्या होता है, फिब्रिन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिब्रिन क्या करता है, जो प्लेटलेट्स ऑलरेडी वहाँ पे अटैच हो गए थे उनको अब टाइटली बाउंड कर देगा उस एरिया में। तो उससे क्या होगा, अब वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाएगा जिससे क्या होगा कि जहाँ पे जो हेमरेज हो गई थी, यानी कि जो ब्लड वेसल डैमेज हो गई थी, उसके बाद जो ब्लड लॉस हो रहा था वो अब स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हीमोस्टैसिस। तो जो आज की वीडियो है इसमें हमने यही स्टेप जो है इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। तो इन इवेंट्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्लड वेसल है और ये उसके एंडोथेलियल सेल हैं, ये जो मैंने ब्लैक से बनाए हुए हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हो गई है और यहाँ पे हेमरेज स्टार्ट हो गया है। और हेमरेज में क्या होता है, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा होता है और जहाँ पे जो ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। अब ये जो डैमेज एंडोथेलियल सेल होते हैं ये रिलीज करवाते हैं एंडोथेलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या रिलीज करवाते हैं, एंडोथेलिन। अब ये जो एंडोथेलिन होता है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है इससे पहले जो आर्टीरियोल होते हैं, यानी कि जो हेमरेज है एरिया है, इससे पहले जो आर्टीरियोल होते हैं वहाँ पर जाके एक्ट करेगा ये एंडोथेलिन और क्या करवा देगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया। तो जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और यहाँ से ब्लड लॉस भी कम हो जाएगा। लेकिन ये जो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स इवेंट स्टार्ट होते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स इवेंट होते हैं ये किस तरह से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लेटलेट्स होते हैं स्टेप्स, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लेटलेट्स एडिशन होती है, यानी कि जहाँ पे डैमेज एरिया होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स आगे अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इनकी एडिशन किस तरह से होती है, उसमें होता यह है कि जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाते हैं जिसे हम कहते हैं VWF, जिसे हम क्या कहते हैं, VWF। उसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये है VWF। ये एंडोथेलियल सेल इसको प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, ये है VWF। अब ये जो VWF है इसकी मदद से प्लेटलेट्स इस जो डैमेज एरिया है इसके ऊपर जाके अटैच होंगे। अब वो किस तरह से अटैच होते हैं कि जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और एंडोथेलियल सेल भी डैमेज हो जाते हैं तो उससे होता यह है कि इसके नीचे होते हैं कोलेजन फाइबर, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोलेजन फाइबर को बना देता हूँ, ये हो गया कोलेजन फाइबर्स। तो ये कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, यहाँ पे ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो ब्लड वेसल होती है वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते क्योंकि ब्लड वेसल नॉर्मल होती है और एंडोथेलियल सेल भी प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से कोलेजन फाइबर एक्सपोज नहीं होती।
लेकिन जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ पे अब कोलेजन फाइबर क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है। अब ये जो कोलेजन फाइबर होती है इसके ऊपर ये VWF आके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब VWF को इसके ऊपर यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये VWF इसके ऊपर जाके अटैच हो गए हैं कोलेजन फाइबर्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो VWF होते हैं इसको यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इस VWF के साथ अटैच हो सकते हैं। वो किस तरह से अटैच होते हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसको मैं यहाँ से ब्लू से बना देता हूँ प्लेटलेट्स को, इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं GP1B। इनकी मदद से क्या करते हैं, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इन VWF के ऊपर जाके अटैच होते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुई, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हुए और उनके ऊपर VWF आके यहाँ पे अटैच हो गए हैं, और जब ये उसके ऊपर अटैच हुए हैं तो अब ये GP1B की मदद से प्लेटलेट्स भी इनके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे, और इस स्टेप को हम कहते हैं एडहेजन, या जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स एडहेजन। तो यहाँ पे अब प्लेटलेट्स यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 प्लेटलेट्स बना देता हूँ। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, GP1B की मदद से VWF के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेशन में क्या होता है, जब प्लेटलेट्स VWF के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है, इन प्लेटलेट्स ये जो अटैच हो गए हैं VWF के साथ, इन प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो जब एक्टिवेशन हो जाएगी प्लेटलेट्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं प्लेटलेट्स डिस्क लाइक शेप में। जब एक्टिवेशन हो जाएगी तो अब इनकी शेप हो जाती है फ्लैट हो जाती है, और उनमें स्पाइक्स पेयर हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अब एक्टिवेशन के बाद इन प्लेटलेट्स में क्या हो जाएगी, फ्लैट शेप हो जाएगी इनकी, और इनमें स्पाइक्स इस तरह की बन जाएंगी। अब ये प्लेटलेट्स क्या हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। अब इन प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डेंस ग्रैन्यूल्स। जब प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाती है तो इन डेंस ग्रैन्यूल से रिलीज होंगे ADP और कैल्शियम आयन, ठीक है। और इसी तरह जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो फास्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। तो जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप है, ठीक है। केमिकल मीडिएटर पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट होगी उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। इसी तरह जब ब्लड वेसल की डैमेज होती है तो वहाँ पे जो स्मूथ मसल होते हैं और जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो रिलीज करवाते हैं एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर, या जिसे हम फैक्टर 3 भी कहते हैं। अब ये जो टिश्यू फैक्टर होता है ये फैक्टर 7 के साथ जाके अटैच होता है। अब जब ये फैक्टर 7 के साथ जाके अटैच होता है तो इसके बाद एक कैस्केड स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं कोआगुलेशन कैस्केड। ये जो कोआगुलेशन कैस्केड है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट होगी उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आई बटन है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आएगा। तो ये जो कोआगुलेशन कैस्केड होती है इसमें प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हमारे पास प्लेटलेट से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, और यहाँ से ADP रिलीज हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हो गया है। अब ये किस तरह से प्लेटलेट्स की यानी कि यहाँ पे एडिशन हो गई है और एक्टिवेशन भी हो गई है, तो जो यहाँ पे दूसरे प्लेटलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी यहाँ पे किस तरह से ये एक्टिवेशन करवाएंगे और किस तरह से यहाँ पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, अब उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ADP होता है, ठीक है, ये इन प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवा देता है। इसी तरह ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है ये इन प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवाता है, और इसी तरह ये जो थ्रोम्बिन होता है ये इन प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवाता है। अब ये कैल्शियम जो होता है इसका क्या रोल होता है, इसका रोल ये होता है कि ये जो प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर कैल्शियम जाके अटैच हो जाता है, और यहाँ से ये जो टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ था यहाँ से वो भी यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो इनकी मदद से क्या होती है, इनकी सरफेस के ऊपर ये जो कोआगुलेशन कैस्केड होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब कोआगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, थ्रोम्बिन प्रोड्यूस होगा, और थ्रोम्बिन भी क्या करवा रहा है, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवाता है। और इसी तरह जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये भी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवाएगा, और इसी तरह ADP जो है ये भी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवा देगा। तो जब आप प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाएगी तो इससे होता यह है कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर एक और रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं GP2B
और इसी तरह GP3A, ये 2 रिसेप्टर होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये जो ADP थ्रोम्बोक्सिन A2 और जो थ्रोम्बिन है, ये जब इसको एक्टिवेट करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो GP2B और GP3A जो होते हैं ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP, तो ये GP2B और GP3A ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनको इस तरह से बना देता हूँ कि इनकी एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट्स के ऊपर जो GP2B और GP3A हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे इस तरह से। तो अब ये क्या होगा, ये प्लेटलेट्स इस तरफ को मूव करेंगे जहाँ पे वो क्या हो रहा है, हेमोस्टैसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब प्लेटलेट्स इस तरफ को यहाँ पे मूव करेंगे इस तरफ को, और इसी तरह ये भी प्लेटलेट्स क्या था, एक्टिवेट हो गया है ये वाला प्लेटलेट। और इसी तरह इसकी सरफेस के ऊपर भी GP2B और GP3A इस सरफेस के ऊपर, इस ये जो प्लेटलेट्स था जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी एडिशन हुई थी, इसकी सरफेस के ऊपर भी GP2B और GP3A रिप्रेजेंट होगा और एक्टिव फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पे ये जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं इधर, ठीक है। और इनकी सरफेस के ऊपर भी ये जो GP2B और GP3A हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बिन और ADP। तो अब क्या होता है, इन GP2B के साथ अटैच हो जाता है फिब्रिनोजिन। क्या अटैच होता है, फिब्रिनोजिन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, फिब्रिनोजिन आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिब्रिनोजिन होता है ये बाईवेलेंट होता है, यानी कि एट अ टाइम ये 2 कंपोनेंट के साथ अटैच हो सकता है। तो ये जो बाईवेलेंट है, यानी कि एक जो इसका पोर्शन है वो GP2B के साथ अटैच होगा और दूसरा एक और फिब्रिनोजिन के साथ अटैच होगा। और इसी तरह ये जो फिब्रिनोजिन है ये एक इसके साथ अटैच है और एक दूसरे फिब्रिनोजिन के साथ अटैच है। और इसी तरह ये जो तीसरा फिब्रिनोजिन है ये इसके साथ अटैच है और यहाँ से इसके साथ अटैच है। तो ये जो फिब्रिनोजिन होता है ये बाईवेलेंट होता है। तो इस फिब्रिनोजिन की वजह से क्या होता है, 2 प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और कैसे अटैचमेंट हुई है, GP2B की मदद से और इस फिब्रिनोजिन की मदद से ये 2 प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। और इसी तरह यहाँ से जितने भी प्लेटलेट्स होंगे वो सारे इसी प्रोसेस की मदद से यहाँ पे अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होंगे वो यहाँ पे अब इस तरह से अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ये प्लेटलेट्स हो गया, इस तरह ये प्लेटलेट हो गया, इस तरह यहाँ पे प्लेटलेट्स हो गया, इधर इधर इधर। तो ये जो सारे प्लेटलेट्स हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये GP2B और GP3A और ये जो फिब्रिनोजिन है इसकी मदद से ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं इस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं ये। और इनके दरमियान क्या है, ये GP2B और GP3A के दरमियान क्या है, यहाँ पे फिब्रिनोजिन है, ठीक है। और इसी तरह ये सारे प्लेटलेट्स होंगे वो यहाँ पे आके अकोमोडेट हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। इसके बाद ये होता है कि जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, जो फिब्रिनोजिन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन में। अब ये जो फिब्रिन होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो फिब्रिन क्या करती हैं, ये जो एरिया होता है जहाँ पे प्लेटलेट्स अकोमोडेट हो गए हैं वहाँ पे थ्रेड जो लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वो इन प्लेटलेट्स को यहाँ पे स्ट्रांगली बाइंड कर देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाएगा इस एरिया में और इसको हम कहते हैं हेमोस्टैसिस। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाएगा तो अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा था यहाँ से आउटसाइड वो नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया अब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉट। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं हेमोस्टैसिस। और इसी तरह ये जो एरिया है जहाँ पे क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लॉटिंग किस तरह से इनहिबिट होती है, तो उसमें होता यह है कि यहाँ पे प्लाज्मिन प्रोड्यूस होता रहता है। अब प्लाज्मिन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मिनोजिन जो होता है उसकी ब्रेकडाउन से प्लाज्मिन प्रोड्यूस होता है। अब इस प्लाज्मिनोजिन की एक्टिवेशन या ब्रेकडाउन कौन करवाते हैं, इसको प्रोड्यूस करवाते हैं या इसकी जो ब्रेकडाउन होती है वो करवाते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, जो कि नॉर्मल एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर होते हैं वो इन प्लाज्मिनोजिन की ब्रेकडाउन करवाते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मिन। और ये प्लाज्मिन क्या करता है, ये जो फिब्रिन बन गया था, ये फिब्रिन थ्रेड, इसकी ब्रेकडाउन करवा देंगे। तो इस एरिया में फिब्रिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्लॉट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको सिर्फ उसी एरिया तक महदूद रखा जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये जो
आउटसाइड पोर्शन है, यहाँ पे क्लॉट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर अननेसेसरी एरियाज में क्लॉट प्रोड्यूस हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस हो जाएगा, जो कि एबनॉर्मल फॉर्म होती है कोआगुलेशन की, जिससे मैं आप लोगों को शुरू में बताया था। तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं हीमोस्टैसिस। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।